स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। और यहाँ पर दोस्तों आपके सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो सभी स्टूडेंट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया पिछले की क्लासेस को, तो उन सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी जो क्लासेस इस समय चल रही है। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर बताते हैं, जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं 2016 से लेकर 2024 तक के वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे बिल्कुल लाइव, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ठीक है उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दी जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, ये आपकी साइंस की क्लास है और ये आपको शाम 7 बजे से लगातार देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहे हमारे साथ। परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी भी एकदम धुआंधार तरीके से कर जाई जाएगी। हर भाई हर बहन का स्वागत है इस चैनल पर। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको जो है वो अच्छे से समझाया जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इससे पहले के प्रश्न हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसकी वीडियो को स्टार्टिंग में बताया। प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए प्रीवियस क्लासेस को, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं की हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपने विटामिनों के बारे में पढ़ा होगा, जिसके विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ए होता है। ठीक है, तो इनकी प्राप्ति और स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग बताइए। इनसे जो प्रश्न है वो सारी परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का आप एग्जाम दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, डीएलएड का एग्जाम दें, ठीक है, बीएड का एग्जाम दें, यूबीटेट का एग्जाम दें, सीटेट का एग्जाम दें, सभी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न इनसे आपको देखने के लिए मिल जाता है। किनसे? आपके विटामिन से। ठीक है, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे विटामिन ए के बारे में बताया गया। तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए जो है वो आँखों, बाल और त्वचा को स्वस्थ रखता है। किसको? हमारी जो आँखें होती हैं और जो बाल होते हैं और जो हमारी त्वचा स्किन होती है, क्या करता है? ये इनको स्वस्थ रखता है। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपका पालक, गाजर, आम, मक्खन, मछली का तेल, टमाटर, पीले नारंगी फल आदि में पाया जाता है। विटामिन ए किन किन में पाया जाता है आप यहाँ से रीड करेंगे। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग जो है ये हो जाता है। अगला प्रश्न अगला हेडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी क्या है देखेंगे। ये विटामिन पानी में घुलनशील है। किसमें? जो आपका विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा हो गया विटामिन ए, डी, ई और के, ये किस में होते हैं? ये सारे के सारे फैट यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, और जल में घुलनशील बी और सी। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ इस चैनल पर आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा और जो चीज़ जैसे बताई जा रही है उनको आप याद रखिएगा। विटामिन बी ये भी जल में घुलनशील होता है, ये आपको ध्यान रखना। विटामिन सी भी ये भी जल में घुलनशील होता है। ये दोनों इसमें वाटर सॉल्यूबल हैं, यानी कि ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से शरीर में बेरी, कौन सा? बेरी, विटामिन बी से आप रखेंगे याद बेरी। ठीक है, तो बेरी नामक रोग हो जाता है। इसका शरीर में संचय नहीं होता है। विटामिन बी में कोई विटामिन सम्मिलित हैं। विटामिन बी में जो क्या है वो कई तरह के विटामिन बी जो है वो कई टाइप के होता है। विटामिन बी1 होता है, ठीक है, जैसे थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी2 होता है आपका रिबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी3 होता है, नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी4 होता है, फॉलिक बोलते हैं, वैसे फॉलिक एसिड। एंड विटामिन बी6 होता है, प्रीडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, ये इनके नाम अलग अलग। ठीक है, तो विटामिन बी जो है उन्हें अलग अलग 6 टाइप में यहाँ डिवाइड किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला विटामिन है 3 नंबर का विटामिन सी। ये दांतों और हड्डियों को कैल्शियम प्राप्ति में सहायक संक्रमण से बचाता है। ठीक है, ये क्या होता है विटामिन सी? दांतों और हड्डियों को कैल्शियम की प्राप्ति में सहायक होता है और संक्रमण से बचाता है और रक्त शोधन का भी कार्य करता है। इसका रक्त को शुद्ध बनाता है। ठीक है, विटामिन सी। ये विटामिन संतरे में मिल जाएगा। विटामिन सी किस में मिलता है? खट्टी चीज़ों में मिलता है आपका। ठीक है, खट्टी चीज़ों में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, इन सब में आपका क्या होगा? विटामिन सी होगा। ठीक है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं इनमें आपका विटामिन सी, सिरका वगैरह में क्या होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन संतरा, आम, ठीक है, टमाटर, नींबू, अमरूद, मौसमी, आंवला और हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। इस कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर विटामिन बताया गया विटामिन डी, विटामिन डी आपका विटामिन डी दांतों और अस्थियों को सुदृढ़ बनाता है। कैसे बनाता है? दांतों और अस्थियों को सुदृढ़ बनाएगा। ये विटामिन प्रातःकालीन यानी कि सुबह सुबह सूर्य की किरणों से मिलता है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत, ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है।
विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत बताइए, तो है आपका सूर्य। ठीक है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आप लिखेंगे सूर्य विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो कहाँ से मिलता है ये, सूर्य की किरणों से भी मिल जाता है, मक्खन से मिल जाता है, ये आर्टिफिशियल होता है मक्खन, अंडा होता है। ठीक है, दूध हो गया, मछलियों का तेल हो गया, और यकृत में पाया जाता है। तो विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आप याद रखेंगे। आगे बताइए इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, सूखा रोग हो जाता है। ले भैया, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, सूखा रोग। याद रखना आपको, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन डी की कमी से होगा आपका सूखा रोग। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया जाता है सूखा रोग क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, ये कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स बोलते हैं इसे, सूखा रोग को ही। अगला यहाँ पर बताया विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई में पढ़ेंगे, ये संतानोत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, संतानोत्पन्न की जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन ई की अगर कमी होगी आपके अंदर तो प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो सकती है। तो ये संतानोत्पन्न की शक्ति आपको प्रदान करता है। अगर ये विटामिन जो शरीर में आवश्यक मात्रा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और संतानोत्पत्ति के लिए शक्ति प्रदान करेगा आपको। ये विटामिन क्या होता है, दूध में मिलता है आपको, मक्खन में मिलता है, सब्जियों और मांस में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, जननांग प्रभावित होते हैं, इसका भी मैंने आपको बताया। ठीक है, जब जननांग प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं आपको संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, अगला अंतिम विटामिन है विटामिन के। विटामिन के बताना आपको, विटामिन के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे। तो विटामिन के में क्या होगा, देखेंगे आप यहाँ पर, विटामिन के, ये विटामिन शरीर के बहते रक्त को जमकर चोट लगने पर रोकता है। ठीक है, ये विटामिन पालक में मिल जाएगा आपका, गोभी में मिल जाएगा भैया, दूध में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दूध में कई सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, दूध में विटामिन ई भी मिल जाता है आपका, विटामिन के भी मिल जाता है। ठीक है, तो दूध में कई सारे थे, इसीलिए तो दूध को सबसे पौष्टिक आहार बताया गया। ठीक है, दूध बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हर एज के अभ्यर्थी के लिए, हर एज के बच्चे के लिए, हर एज के बच्चे मतलब हर व्यक्ति के लिए दूध जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, इसकी कमी से शरीर में क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। जैसे किसी को चोट लगी किसी भी व्यक्ति को, और अगर उसमें ब्लड में थक्का नहीं जम पा रहा है तो क्या होगा, उसके ब्लड में या उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन के की कमी होगी, जिस वजह से रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 52 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि परिरक्षण क्या है। ठीक है, बताएंगे, चलिए देखते हैं परिरक्षण क्या है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, आपने देखे ही होंगे बैक्टीरिया। ठीक है, वायुमंडल में ये पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के जीवाणु। ठीक है, और कवक, और क्या होते हैं आपके, कवक होते हैं। ठीक है, के बीच जीवाणु तथा कवक के बीजाणु उपस्थित होते हैं। ये अनुकूल तापमान, नमी और कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिलने पर उगने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, उगने लगते हैं, और भोज्य पदार्थ आपका खराब होने लगता है। वायुमंडल में क्या होता है, आपका कोई भोज्य पदार्थ रखा हुआ, खाना रखा हुआ है, उसमें कई बार जीवाणु जब जो उगाते हैं या कवक के जो बीजाणु वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो भोजन क्या होता है, खराब होने लगता है। ठीक है, नमी वगैरह की वजह से हो सकता है, अनुकूल तापमान न मिलने के कारण, इस तरह से कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो भोजन खराब होने लगता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए इसका परिरक्षण आवश्यक है। परिरक्षण के बारे में आप पढ़ेंगे। परिरक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, परिरक्षण क्या है, परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखते हैं। आप पढ़ेंगे पाश्चराइजेशन। ठीक है, व्हाट इज पाश्चरीकरण, पाश्चरीकरण क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं पाश्चरीकरण क्या है। पाश्चरीकरण, ये वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने परिरक्षण हेतु अति उद्यम विधि खोज की। ठीक है, ये विधि किसने खोजी, लुईस पाश्चर ने, नाम इनका याद रखेंगे। इस विधि को पाश्चरीकरण कहा जाता है। इस विधि का उपयोग दूध दुग्ध डेयरियों में किया जाता है। ठीक है, दूध जब आपने देखा होगा आजकल थैली डिब्बे पैकेट वाला दूध आता है, आने लगा है थैली वाला। ठीक है, वो काफ़ी दूर से बनकर आता है और कई यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो वो किस विधि से बना हुआ रहता है आपका। ठीक है, उसमें कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है, पाश्चरीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूध आता है फैक्ट्रियों में, उसमें सबसे पहले क्या होता है आपका, ठीक है, इस विधि में दूध को पहले आधा घंटे तक 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ठीक है, फिर 15 मिनट तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ठीक है, ये क्रिया अपनाई जाती है। फिर तुरंत जस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे ठंडा कर देते हैं एकदम, जो कि जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान में उसका भंडारण करते हैं। फिर वो आप तक भेजते हैं जिससे वो खराब नहीं होता है। ठीक है, ये जितना भी आप थैली वाला दूध देखते हैं सब पाश्चराइजेशन प्रोसेस से होकर ही आपके पास तक पहुँचता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 है, परिवेशीय स्वच्छता क्यों आवश्यक है, भैया बताइए। अब आपको पता है परिवेशीय स्वच्छता, बताइए क्यों आवश्यक है। देखेंगे हम परिवेशीय स्वच्छता। ठीक है, तो हमारे परिवेशीय स्वच्छता से आशय व्यक्ति के आसपास के वातावरण की स्वच्छता से है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी वातावरण है वो हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। अगर स्वच्छ रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो अलग अलग तरह की
जो बीमारी वो हो सकती हैं, ठीक है, मक्खी मच्छर पैदा होंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के जीवाणु बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उत्पन्न होंगी। उससे क्या है, उसका सारा इफेक्ट हमारी बॉडी पर होगा, ठीक है, और जो जानवर वगैरह होंगे उनकी बॉडी पर होगा। फिलहाल उत्तम स्वस्थ और दीर्घायु हेतु वातावरण की स्वच्छता भी इतनी ही आवश्यक है जितनी शारीरिक स्वच्छता, लेकिन साधारण तौर पर वातावरण की स्वच्छता पर कम ध्यान देते हैं हम लोग। वातावरण की स्वच्छता के अंतर्गत हवा, पानी और भोजन की स्वच्छता के अलावा मल पदार्थों का स्वास्थ्यकर निपटान भी आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बताया गया आगे, क्योंकि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु मानव मल में भी विद्यमान रहते हैं, ठीक है, जो गंदगी होती है उसमें विद्यमान रहते हैं, जो मल त्याग कर बाह्य वातावरण में पहुंच जाते हैं और वहां से फिर वायु, पानी, मक्खी और स्वयं मनुष्य के द्वारा पुनः मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और मानव शरीर में रोग भी उत्पन्न कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए बाह्य वातावरण की जो स्वच्छता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है पायरिया। पायरिया क्या होता है और इसके उपचार बताइए, ठीक है। ये किस में होता है, दांतों में होता है पायरिया, आपने देखा होगा, ठीक है। पायरिया में क्या होगा, चलिए देखेंगे। पायरिया के कारण उपचार, तो ये जो रोग है वो वयस्कों में अधिकतर पाया जाता है, ठीक है, जो लगभग 18+ एज के लोग होते हैं, लगभग 18 वर्ष की आयु या उसके आसपास या उससे ऊपर, तो उनमें ये जो पायरिया वो देखने के लिए मिलता है। इस रोग में क्या होता है, दांतों में बदबू आने लगती है और मसूड़ों से रक्त यानी कि जो ब्लड है वो बहने लगता है मसूड़ों से। दांत धीरे धीरे आपके कम होने लगते हैं, यानी कि गिर भी सकते हैं दांत, धीरे धीरे गिरने में भी लगते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी तो पता है निश्चित रूप से आपके दांतों में अगर प्रॉब्लम होगी, दांत उखड़ भी सकते हैं, उसे बोलते हैं दांत गिरना। आगे बताया गया पायरिया के कारण क्या हो सकते हैं। पायरिया होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। दांतों की आप सफाई ना करते हो नियमित, इसलिए हमेशा आपको दांतों की सफाई करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। मसूड़ों को अस्वस्थ होना भी ये पायरिया का कारण हो सकता है। अब उपचार आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बताइए भैया, हमेशा दांतों को साफ सुथरा ही रखें, हमेशा ब्रश वगैरह करते रहें, अन्यथा आपको पता ही है भैया, एक बार दांत मिलते हैं दोबारा नहीं मिलते हैं। रोगग्रस्त अगर आप हैं तो होने पर चिकित्सक की आपको तुरंत सलाह लेना है, यानी कि तुरंत डेंटिस्ट के पास पहुंचना है। मसूड़ों की ठीक प्रकार आपको मालिश करना चाहिए। खोखले दांतों और दाढ़ों को भरवा लेना चाहिए आपको। दांतों को नियमित प्रतिदिन सफाई करना चाहिए, ये इसके उपचार हैं। भोजन में विटामिन ए और विटामिन सी की उचित मात्रा आपको लेनी ही पड़ेगी। जो आप भोजन करते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि ऊपर विटामिन ए किन किन चीज़ों से मिलेगा, विटामिन सी किन किन चीज़ों से मिलेगा, तो विटामिन ए और कौन सा विटामिन बताया गया, विटामिन सी, इन दोनों की आपको उचित मात्रा लेना होगी, तब आप इस रोग से बच सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 56, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो जीवित अवस्था में क्या होता है, रक्त जो है वो शरीर में हमेशा संचरण करता रहता है। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने देखा होगा ब्लड का फ्लो होता है, वो हमेशा चलता रहता है। कब, जब व्यक्ति जीवित होता है, ठीक है। मनुष्य हुआ या जानवरों में भी ये तो होता ही है। फिलहाल रक्त की इसी भ्रमण करने की क्रिया को रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है या रक्त परिसंचरण कहा जाता है। हृदय और रक्त वाहिकाओं में से होकर ही रक्त शरीर में प्रभावित करता है। ये रक्त जिस स्थान से अपनी यात्रा आरंभ करता है, यानी कि रक्त जहाँ से आता है, ठीक है, यात्रा आरंभ करता है, समस्त शरीर में भ्रमण करने के पश्चात पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है और इस चक्र पर ही जीवन पर्यंत ये परिक्रमा करता है। एक परिक्रमा का चक्र इस प्रकार से है, रक्त जो है वो बाएं निलय से, सबसे पहले बाएं निलय से, ठीक है, कहाँ से, ये आपका हार्ट में होता है बाएं निलय, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, ये महाधमनी में आएगा, महाधमनी में से फिर ये धमनी में जाएगा, धमनी में से धमनिकाओं में जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोशिकाओं में जाएगा, फिर सिरिकाओं में जाएगा, उसके बाद सिराओं में जाएगा, फिर महासिराओं में, उसके बाद दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचेगा, फिर फुफ्फुसीय धमनी में पहुंचेगा, फिर फुफ्फुसीय सिराओं में, उसके बाद वाएं आलिंद में और फिर पुनः वाएं निलय में पहुंचेगा, फिर वाएं निलय में पहुंच जाएगा, ये फिर से ये देख लीजिए ये आ गया वाएं निलय में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर इसी चक्र के आधार पर सभी शरीर में रक्त जीवित अवस्था में लगातार ये सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि प्रभावित होता रहता है। तो यही क्या होता है, आपका सर्कुलेशन सिस्टम होता है, किस चीज़ का, ब्लड का, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 57 है। ये स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है बताएंगे। स्रोत के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। पहला आपका जंतु एनिमल प्रोटीन, जो कि दूध, मांस, मछली, अंडा आदि से आप प्राप्त कर सकते हैं एनिमल प्रोटीन। दूसरा होता है आपका वनस्पति प्रोटीन, वेजिटेटिव प्रोटीन, ये आपकी दालें, सेमेरी, ठीक है, सोयाबीन, फलियाँ और गिद्दीदार फलों से आप प्राप्त कर सकते हैं प्रोटीन। जारल से लगभग 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, किससे, वेजिटेबल प्रोटीन से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया आगे आप देखेंगे 58 प्रश्न संख्या 58 है। जल और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, अभी आपको बताया था। जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील है विटामिन ए, डी और ई के। विटामिन के मुख्य स्रोत हैं आपके विटामिन, ये वो अनाज, हरी सब्जियां, दालें, दूध, घी, पनीर, मांस, मछली, छिलकेदार फल, अंकुरित बीजों में प्रचुर मात्रा में
पाए जाते हैं। ठीक है, बस इतना पूछा गया प्रश्न में, आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 59 बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि संक्रामक रोग, व्हाट इज संक्रामक रोग क्या है, बताएंगे संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से ट्रांसफर होता है। कम्युनिकेबल डिसीज आर द डिसीजेस विच रीचेस डायरेक्टली। संक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो पहुंचते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने वाले रोग ही संक्रामक रोग कहलाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने वाले रोगों को हम संक्रामक रोग कह सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, बाकी आपकी लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करती है, अब जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें, बस मीनिंग सही निकलता हो। ठीक है, एग्जामिनर आपकी एग्जाम कॉपी को देखेगा और नंबर दे देगा। ठीक है, ये नहीं कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ सेम टू सेम वैसा ही लिखें, बस आप समझ आना चाहिए आपको केवल। ठीक है, जिसकी हमने आपको बता दिया है ऐसे रोग। ठीक है, आप किसी भी लिख दीजिए, कोई भी ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच सकता है, ठीक है, उस रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप ये ना सोचिए कि हम इंग्लिश वाला भी याद करें, इसका भी रट्टा मारें। ठीक है, इसे बिल्कुल भूल जाइए, तो खाली ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। ठीक, इसके चक्कर में आप ना पढ़ें। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 60 है और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला आपके लिए। चेचक, चेचक, ठीक है, नाम तो बहुत सुना होगा आपने, चेचक। ठीक है, तो बताएंगे चेचक क्या है। ठीक, चेचक रोग के प्रसार को बताइए अब। ये रोग तेजी से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, जिस संक्रामक रोग के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था ऊपर। ये रोग क्या हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, चाहे वो डायरेक्टली फैले या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होते हैं वो ऊपर मैंने आपको बता दिया अभी। वर्तमान समय में इस रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है, इसे शीतला अथवा बड़ी माता भी कह सकते हैं। चेचक का जो जीवाणु है, इस रोग का जीवाणु वेरियोला वायरस है। कौन सा वेरियोला वायरस होता है। ठीक है, इस चेचक के जीवाणु को क्या बोलते हैं, वेरियोला वायरस। इसका प्रसार कैसे होगा, रोग का प्रसार रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह, गले के स्राव से बिंदुक संक्रामक द्वारा और बाद में रोगी की संक्रामी वस्तुओं एवं सूखी पपड़ियों में जो सूखकर वायु में मिल जाती हैं पपड़ियाँ तथा संक्रामी पदार्थों में जीवाणु 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। ठीक है, संक्रामी जो पदार्थ होते हैं उनमें जीवाणु क्या होता है, इसका वो 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उद्भवन काल क्या होता है, 7 से 17 दिन तक, औसतन लगभग 12 दिन तक ये रहता है व्यक्ति पर। ठीक है, जो चेचक होता है, ठीक है, 12 दिन तक बॉडी पर बना रहता है, ये आपने देखा होगा। तो ये सारे आज के सवाल थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद